नौजवान बलोच क्या चाहता है? बलूचिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान पेरिस है या यूरोप है। इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। 85% आवाम के पास पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है बलूचिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस पे काम शुरू है। अख्तर मेंगल के मुकाबले में आप इलेक्शन जीते हैं और आपको वोट देने वाले जो लोग हैं उनके आपसे क्या मुतालिबात? देखिए जी, अख्तर मेंगल साहब बड़े कदावर शख्सियत हैं, बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट लीडर हैं, लेकिन उनकी सियासत से बड़ा तकलीफ भी पहुँचती है। अब ये बताइएगा कि बेसिकली ये नाराज बलोच कौन है? नाराज़ बलूच का टर्मिनोलॉजी ये मीडिया की तरफ से हमें मिला है। अच्छा, तो उसको ये क्या बुलाएं। वजह है, सब क्यों नहीं इकट्ठे होते? तो वो हल नहीं चाहते ना। जमाल रिसानी एज खुद पॉलिटिशियन आपने क्या किया है बलूचिस्तानी नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए बहुत कम लोग बोलते हैं और मैं उन कम लोगों में से एक हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आयशा रेहान। बलूचिस्तान पल्स के खुसूसी पॉडकास्ट में आज हम फिर डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान की करंट सिचुएशन को। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई अनारकी, दहशतगर्दी और बलूचिस्तान की तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं MNA मीर जमाल खान रिसानी साहब, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक नौजवान पॉलिटिशियन हैं। इनका ख़ानदान तवील अरसे से सियासत और अवामी खिदमात से वाबस्ता है। वेलकम जमाल। थैंक यू सो मच बलूचिस्तान पल्स को टाइम देने के लिए। थैंक यू। जमाल, आपको सियासत में आने का शौक़ किस वक्त पैदा हुआ? देखिए जी, क्योंकि मैं एक सियासी स्टूडेंट भी हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा भी मैंने है। मेरा एक थिंकिंग है कि जो जब भी हम पैदा होते हैं तो हम सियासत का हिस्सा बन जाते हैं, और सोशली वो हो या इकोनॉमिकली हो, हम सियासत से कभी हट नहीं सकते। लेकिन फिर फ़ैसला हमें ख़ुद करना पड़ता है कि आया हमें आगे बढ़ना है सियासत के साथ या सियासत के होते हुए साइड लाइन हो जाना है। तो मैंने 2018 में जब मेरे वालिद शहीद हुए थे, तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि हम अमली सियासत करेंगे और जो अपने लोगों के मसले मसाइल हैं वो पार्लियामेंट में आकर उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और फिर 2024 के इलेक्शन में मैंने MNA की इलेक्शन कंटेस्ट की, और उससे कबल मैं केयरटेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर था बलूचिस्तान का और यूथ कोऑर्डिनेटर था चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का। तो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करते करते आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि सियासत को वी चूज़ टू बी इन पॉलिटिक्स रादर देन पॉलिटिक्स चूजिंग अस। बलूचिस्तान में जो हालिया वाक़यात हुए हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या बने हैं? देखिए जी, बलूचिस्तान का जो सब्जेक्ट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैं समझता हूँ कि टेंगल्ड है, मायने खुंजल है, और हमें इसको डीटेंगल करना होगा। अक्सर हम ये करते हैं कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं हम उसको एजुकेशन के साथ लिंक करते हैं, या कोई सोशल इशू के साथ लिंक करते हैं, या करप्शन के साथ लिंक करते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, और वन सोल्यूशन फिट्स ऑल इज़ नेवर द सोल्यूशन। तो मैं समझता हूँ कि हमें हर पहलू को अलग अलग हमें उसको एड्रेस करना होगा और एक कन्फ्यूजन से हमें निकलना होगा। आज भी नेशनल असेंबली में मैंने स्पीच की कि अक्सर कुछ अनासिर आज भी बलूचिस्तान के बारे में कन्फ्यूज़ है। आज जो खुशदार में धमाका हुआ है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ, और मजम्मत से बढ़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे ठोस इक़दाम उठाने चाहिए, लेकिन आज भी कुछ ऐसे अनासिर हैं कि कहते हैं कि दहशतगर्दों से आप मुज़ाकरात करें। तो आया हम उस दहशतगर्द से मुज़ाकरात कर सकते हैं जो कि हमारे बच्चों तक नहीं छोड़ता, हमारे माओ बेटियों को शहीद करता है, या हमारे जो एजुकेशन का हक है उससे हमें दूर करके हमारा जो यूनिवर्सल ह्यूमन अनएलिनेबल राइट है एजुकेशन, उससे निकलकर हमें अटैक करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस बुज़दिल दुश्मन से अगर मुज़ाकरात की हम बात करते हैं तो हमें भी शर्म आनी चाहिए, और अपीज़मेंट पॉलिसी शुड नो लॉन्गर बी देयर। जी, तो ये जो BLA, BRA और BLF है, इसकी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है इसको? देखिए जी, ये कन्फ्यूजन भी हमें दूर करना होगा। बलूचिस्तान के लोग जानते हैं कि BLA के जो मास्टर्स हैं वो कहाँ बैठे हैं। हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान का जो सिचुएशन था, तो वहाँ पे एक नाम नेहाद BLA का कमांडर, BLF का कमांडर पत्थर के सामने बैठ के कहता है कि इंडिया आप यहाँ से आ जाएं, हम यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है जी, तो हमें, अगर हम स्टिल कंफ्यूज्ड हैं कि ये किधर से ऑपरेट करते हैं, ये चंद किराए के गुंडे हैं ऐसे ही, और ये रॉ के इशारों पर चलते हैं। राइट।
डिजिटलाइज भी वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आजकल एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ये ऑपरेट बाहर से ही होते हैं। जब जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया हुआ था तो हमारी मीडिया से पहले इंडियन मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी, और वहाँ पे कौन बैठे थे? चंद भगोड़े नवाब और सरदार, जो कि सो कॉल्ड अपने आप को लीडर कहते हैं। शक्ल तो वो दिखा नहीं सकते, मास्क के पीछे बैठे हुए हैं या किसी खातून के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन बात तब हो कि बलूचिस्तान में आकर वो एड्रेस करें, लेकिन वो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कभी नहीं कर सकते। और इंडिया इसको बूस्ट कर रही है कि वो सबताज करनी चाहती है। बलूचिस्तान जो है इज़ अ गेम चेंजर, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर द कॉन्टिनेंट। गवादर हमारे साथ है, मिनरल्स हमारे साथ हैं, और वी आर टेकिंग ऑफ। क्या इंडिया चाहेगा कि बलूचिस्तान टेक ऑफ हो? जवाब ही नहीं। तो हमें लगता है कि इस पे हम सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, इंटरनल इश्यूज़ को हल करें, ताकि जो हमारा बाहर बैठा दुश्मन है उसे पता चले जी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। नौजवान बलोच क्या चाहता है? वहाँ के नौजवान को किस किस्म की महरूमियाँ हैं? आप चूँकि खुद भी नौजवान हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल जी, बलूचिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान पेरिस है या यूरोप है। इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ख्वाह वो डेवलपमेंट के हवाले से हो, नौजवानों के हवाले से हो, बेसिक जो हमारी राइट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, या ख़ास तौर पर नौजवानों का प्लेटफॉर्म हो। 3 अहम जो है मसाइल है, जिसमें बेरोज़गारी, सेहत और तालीम है। और सेहत में अभी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% आवाम के पास पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है बलूचिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस पे काम शुरू है, लेकिन हमें ये जहन में रखना होगा कि ये मसले आज के नहीं हैं, और ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है। जो नॉन पैरेलल डेवलपमेंट है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस्लामाबाद ज़्यादा डेवलप्ड है बिनिस्बत डस्का जाएं आप, ठीक है जी। इसी तरह लाहौर, इसी तरह कराची इज़ मोर डेवलप्ड देन सक्खर, इसी तरह कोयटा इज़ गेटिंग बेटर रादर देन खुजदार और मस्तूम। तो ये हमें जहन में रखना होगा, और ये जो मुश्किलात का आप कह रहे हैं, ये सब जो हैं सब नौजवानों के लिए, ख्वाह वो बलोच हो, पंजाबी हो, पश्तून हो, हज़ारा हो, सब के लिए है, और इस पर काम शुरू है। हाल ही में हमने यूथ पॉलिसी अप्रूव कराया था कैबिनेट में, और इसको मैंने ड्राफ्ट की थी अपनी टीम के साथ, और मैं बेहद मशकूर हूँ बिलावल भुट्टो साहब का, जिन्होंने हमें इनपुट दी, हमें सपोर्ट की, और हमारे जो सीएम हैं भुट्टी साहब, उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव कराया, और हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। इस पॉलिसी के तहत मैं समझता हूँ कि अगर बज़ाहिरन देखा जाए तो बहुत छोटी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखें इसको, इस पॉलिसी के तहत हम उस नौजवान को उस मेज़ पे बिठा रहे हैं जिधर उसके लिए फ़ैसले होते हैं। क्योंकि अगर आज मैं किसी यंगस्टर का फ़ैसला करूँगा, शायद मुझे इतना वो फील ना हो, लेकिन जिसके लिए फ़ैसले मैं कर रहा हूँ, उसकी फ्यूचर को शायद मैं जेपटाइज़ कर सकता हूँ, उसको तरक्की दिला सकता हूँ, या उसको डिरेल कर सकता हूँ। तो लिहाजा उसकी इनपुट के लिए हमने यूथ पॉलिसी बनाए, जिसकी वजह से जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको भी हमने कवर की, और नॉन फॉर्मल जो कि ट्रेनिंग है वगैरह है, क्योंकि सारा जो बलूचिस्तान का जो नौजवान है वो पढ़ा लिखा नहीं है, राइट, ठीक है जी। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम सिर्फ एजुकेटेड यूथ पे फोकस करें। जो नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है, या उसको हक नहीं मिला, या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उस पर भी हमें फोकस करना होगा जी। अख्तर मैंगल के मुकाबले में आप इलेक्शन जीते हैं, और आपको वोट देने वाले जो लोग हैं उनके आपसे क्या मुतालिबात? देखिए जी, अख्तर मैंगल साहब बड़े कदावर शख्सियत हैं, बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट लीडर हैं, लेकिन उनकी सियासत से मुझे बड़ा तकलीफ भी पहुंचती है, क्योंकि आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ठीक है जी। आदत तीतर और बटेर वाला काम मैं नहीं करता, लेकिन जो मेरे वोटर्स हैं उन्होंने उन तवक्कुआत तो ज़्यादा हैं हर पॉलिटिशियन से, लेकिन क्योंकि मैं नया आया हूँ, सिस्टम में नया हूँ, तो दे एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। और जो मेरा क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक एमएनए का रोल या एमपीए का रोल क्या होता है, ठीक है जी। अक्सर एक पर्सपेक्टिव बन गया है कि एमएनए तो भाई रोड्स बनाता है, सोलर्स देता है, फंड देता है, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है लेजिस्लेशन करना, हमारा काम है नौजवानों का जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट पावर कॉरिडोर्स में उसको प्रोजेक्ट करना। तो उस पे इंशाल्लाह ताला कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और आज भी शायद मैं उन चंद पॉलिटिशियन में से एक हूँ
जब नौजवानों की बात होती है तो मैं अपना स्टांस क्लियर करता हूँ कि जी, वी आर नॉट हेयर टू प्लीज एनीवन, वी आर हेयर फॉर आवर राइट एंड वी नीड इट। अब ये बताइएगा कि बेसिकली ये नाराज बलोच कौन है? नाराज बलोच का टर्मिनोलॉजी ये मीडिया की तरफ से हमें मिला है। अच्छा। पंजाब मीडिया की तरफ से, जो कि मैं समझता हूँ कि अपने आप को सो कॉल्ड एनालिस्ट कहते हैं और बलूचिस्तान पे तज्जिया भी करते हैं, लेकिन उनको बलूचिस्तान का नो हाव का पता नहीं है। नाराज बलोच टर्मिनोलॉजी ये है मेरे हिसाब से, और किसी भी बलूचिस्तान के रहने वाले से आप पूछें कि नाराज बलोच कौन है, तो वो आपको कहेगा कि नाराज बलोच वो हैं, जैसे आपने समझ नहीं आती ना नाराज बलोच कौन है एक्चुअली। चंद लम्हात पहले आपने अर्ज की थी कि बलूचिस्तान के नौजवानों को उनका हक नहीं मिलता, तो नाराज बलोच मेरे लिए वो हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दायरे में रहकर अपना हक मांगते हैं, ख्वाह वो तालीम का हो, रोज़गार का हो, सेहत का हो। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ अनासर ये शो करते हैं कि नाराज़ बलोच वो हैं जो कि जिन्होंने आज ये खुशदार में जो इंसिडेंट हुआ था वो की थी। नाराज़ बलोच वो हैं कि मैं कुछ कहूँ और उनको पसंद ना आए तो वो नाराज़ होके मुझे गोलियां मार दें। तो ये क्लियर होना चाहिए कि वो हैं दहशतगर्द। नाराज़ बलोच ये हैं जिनकी ग्रीवेंसेस को स्टेट और हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को एड्रेस करना होगा। जी, मिसिंग पर्सन्स का जो मामला है, क्या ये टेबल टॉक के ज़रिए हल किया जा सकता है? हर जो मसला है टेबल टॉक के ऊपर ही हल किया जाता है, मैं समझता हूँ। लेकिन बात यह है कि जब ये हल होगा तो अख्तर मेंगल जैसे लोग सियासत पर किस चीज़ पे करेंगे? ठीक है जी, हमने आज भी जो भी कहते हैं कि मिसिंग पर्सन्स का इशू हल होना चाहिए, मैंने आज भी कहा है, हमारे सीएम, हमारे एक्स पीएम हर वक्त कहते रहते थे कि आएँ टेबल टॉक करें, यू ब्रिंग योर फिगर्स, वी विल ब्रिंग आवर फिगर, स्टेट विल ब्रिंग देयर फिगर, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो भी है, NGOs हैं, वो अपने फिगर्स बताएंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन कहाँ रहा है। क्योंकि मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो एक डिबेटेबल इशू है, राइट, कि जो लोग खुद चल कर गए हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शुमार होते हैं। ठीक है जी, खुद ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, दहशतगर्दी तंजीमों को उन्होंने ज्वाइन की है, वो भी है। ठीक है जी, तो इस पर टेबल टॉक होनी चाहिए और मिसिंग पर्सन्स का जो डेफिनेशन है उसे हमें क्लियर करना होगा। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि आपका मिसिंग पर्सन मेरा कातिल हो, ये तो कभी ऐसे नहीं हो सकता। तो इससे हमें क्लियर करके और टेबल टॉक करें। आज भी बुलाएं, मारंग को बुलाएं, डॉक्टर कदीर को बुलाएं, अब उसको कादिर जो मामा है उनका जो भी नाम है उसको। तो ये क्या वजह है, सब क्यों नहीं इकट्ठे होते? तो वो हल नहीं चाहते ना, वो चाहते हैं कि ये इस पे हम सियासत करें और जो बैरूनी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो हमें फंडिंग करें, और बलूचिस्तान जो है जहाँ से 50 साल था वहीं पे खड़ा रहे। हम तो चाहते हैं, आज भी मैं रिकॉर्ड के ऊपर कहता हूँ, मेरे भाई के पीछे BLF का हाथ है, मेरे वालिद के पीछे इन्हीं तंजीमों का हाथ है। लेकिन आज भी ऑन द रिकॉर्ड मैं कहूँगा कि अगर मेरे बैठने से उनके साथ बलूचिस्तान का मसला हल होगा तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। अब भारत के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान ने इस बारे में आलमी बरादरी को आगाह भी किया है, तो क्या वजह है कि इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा फिल वक्त? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि वक्तन बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता है उसके पीछे इंडिया का हाथ है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया भी आजकल कह रही है। कुलभूषण यादव, ठीक है जी, एक बहुत बड़ा सबूत है। रॉ के फुटप्रिंट्स बलूचिस्तान में, रॉ का नेटवर्क इस्टेब्लिश होना, ये बहुत बड़े सबूत हैं। ठीक है जी, और जो आज हाल ही में जो एस्केलेशन और डी एस्केलेशन हुई थी करंट सिनेरियो में, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जब भी जिधर भी इस सीज़ फायर के तहत बात इंडिया से करेगी तो ये पॉइंट ज़रूर रखे, नंबर 1 तो कश्मीर है, वो हमारा शहर है, उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये बात भी ज़रूर करें कि बलूचिस्तान में जो आप लोग आए हुए हैं बिन बुलाए मेहमान, ये भी तो हमें बताएं ना। ये कुलभूषण यादव जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे और शवाहिद पेश करने के बाद आप अभी कह रहे हैं कि भाई हमारा ही था, तो उसका भी हमें बताएं। रॉ के जो फुटप्रिंट्स हैं उसका भी हमें बताएं। ये जो फंडिंग हो रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फंडिंग के साथ साथ ये ट्रेनिंग्स भी देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ऑपरेटिंग कैंप्स भी चलाते हैं, तो उनका भी हमें बताया जाए कि कौन क्यों कर रहे हैं आप। और फिर बिना शवाहिद के हमें आप कहते हैं कि
पहलगाम के पीछे आप ही हो। राइट। जी। हमने इस दफ़ा जिस तरह से इंडिया को जंगी महाज में मतलब हराया है, आपको क्या लगता है कि इंडिया ये रुसवाई का बदला हमसे लेगा? बिल्कुल लेगा। और इसके आज लिए क्या भी करेंगे? देखिए ना, आज भी जो इंसिडेंट खुजदार में हुआ है, आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन है? इंडिया ही है। क्लियर कट हमें बोलना होगा, मुनाफिकत हमसे नहीं होता। ये ज़िंदगी है, एक ही जान है, या तो मुल्क के लिए दें या तो दुश्मन तो ऐसे ही हमें मारेगा ना। तो मुझे लगता है कि जो इंडियन फेल्ड ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसका बदला मोदी हर वक्त हमसे लेगा। मिलिट्री एस्केलेशन वो कर नहीं सकता, उसमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है सिर्फ गुजरात में, लेकिन वो ज़रूर ये करेगा कि केपी में और बलुचिस्तान में अपने प्रॉक्सीज़ को एम्पावर करेगा और चाहेगा कि वो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को वो तबाह करें। तो आज भी जो खुजदार का वाक़या हुआ है, ये इसी के साथ रिलेटेड है। जी बिल्कुल। और इसके ख़िलाफ़ हमें हर वक्त, क्योंकि हमें इंडियंस पर कभी भी भरोसा नहीं करनी चाहिए। मुनाफिकत वो भी करते हैं, लेकिन हमें हर वक्त अलर्ट रहनी चाहिए और हमें जो उनका जवाब हर वक्त देना होगा। अख्तर मेंगल और जो नाराज़ सरदार हैं वो रियासत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं, तो इन सरदारों ने ख़ुद पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की अवाम के लिए क्या किया है? मुझे सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्ट करूँगा कि अख्तर मेंगल जो है, आप उससे पूछ लें कि जब वो वफाकी हुकूमत में था, क्या वो नाराज़ था या नहीं? जब सूबा वो चला रहा था, क्या वो नाराज़ था या नहीं? बाहर निकल के नाराज़ हो जाते हैं। बाहर निकल के नाराज़ हो जाते हैं। तो जेन्युइनली आप सोच सकते हैं कि ये पावर की लड़ाई है। ठीक है जी। मुझे ये बताएं कि रियासत ने कब अख्तर मेंगल को इनवाइट नहीं किया है मेरे साथ बैठे? जो सिक्योरिटी जाफर एक्सप्रेस के बाद हुआ था, जो हमने इन कैमरा ब्रीफिंग बुलाई थी, अख्तर मेंगल ने तो खुद इनकार किया कि मैं नहीं आऊँगा। पार्लियामेंट में तो सब बात कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं भी आज बोलूँगा कि भाई रियासत ने ये किया। रियासत के सामने आप बात करें ना। रियासत के सामने आप तो कहते हैं सर सर सर, ऐसे थोड़ी होता है। बात आप करें, जेन्युइन बात करें, लेकिन आप भी तो थोड़ा दिखाएं कि पिछले दौर में आप वज़ीर आला थे, आपने क्या की। आपका यही एमएनए जिस पे मैं एमएनए बनाऊं, पिछले दौर में फेडरल मिनिस्टर था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मुझे दिखाएं कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हब बलूचिस्तान या कोयटा में, या अख्तर मेंगल का अपना जो हल्का है वर्ड में बनाओ, दिखाएं ना मुझे। बात तो सारे करते हैं, और ये जो तकरीरें होती हैं ना, तकदीरें नहीं बदलती। तो मुनाफिकत है, आप खुद ही समझ लें कि किस चीज़ की जंग है ये। बलूचिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं या जो महरूमियाँ हैं, उसका क्या हल है? देखिए जी, जैसे मैंने कहा कि वन सोल्यूशन फिट्स ऑल कभी भी नहीं होगा। बलूचिस्तान के लोगों का मसला है तो बलूचिस्तान के लोग ही हल करें। इस्लामाबाद में बैठे पॉलिसीज़ हम पर एक्सपेरिमेंट करना, मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी। बलूचिस्तान के नौजवान को आप बिठाएं, बलूचिस्तान के सियासतदान को आप बिठाएं, आप ख़ुद भी बैठें, वफाक के वज़ीर आज़म भी बैठें और कहें कि भाई चाहिए क्या आपको। आज जो हंसी आती है कुछ इनिशिएटिव्स पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके जो विज़न में कोई हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान का ड्यू हक उसको मिले, ख्वाह वो नौजवानों का हो, ख्वाह वो रिसोर्स की मद में हो, फंड्स में हो, और जो हमारा रोल है सियासतदानों का, चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। क्योंकि करप्शन एक अम्ब्रेला टर्म है और उसके अंदर ही एजुकेशन का मसला भी होता है, बेरोज़गारी का मसला भी होता है, और फिर ये क्या करता है, आपके मेरिट को मार देता है। जब एक सिस्टम में मेरिट ना हो तो फिर उस सिस्टम का आप क्या करेंगे। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान के मसले को बलूचिस्तान में ही बैठकर हल करने की ज़रूरत है। सब स्टेक होल्डर्स को बुलाएं आप। नाराज़ लोगों को भी बुलाएं, लेकिन नाराज़ बलोच हमारा वाला डेफिनेशन, अच्छा, उनका नहीं, जो कि वो तो दहशतगर्द हैं, उनको भी बुलाएं, बिठाएं। बलूचिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या डिलीवर कर रही है? ब्यूरोक्रेसी जो है, मैं समझता हूँ कि एक सियासतदान का हर वक्त चेक एंड बैलेंस होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। कोई करे या ना करे, आवाम ज़रूर करती है, और इसके सबूत हैं। एक टेन्योर आपने कर ली, दूसरा इलेक्शन आपने लड़ा तो आवाम का एतबार आपसे उड़ गया, वो आपको वोट नहीं देगा। तो इसी तरह ब्यूरोक्रेसी का भी होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी ऑब्स्टिकल्स बनाती है, इसका मैं खुद जो है विक्टिम रहा हूँ। जैसे मैंने अर्ज़ की कि यूथ पॉलिसी मैंने 2 साल पहले इनिशिएट की थी,
उस पर काम भी शुरू था और बहुत छोटे छोटे स्टॉप्स उसने मारे हैं, वो भी ब्यूरोक्रेसी की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा कि पूरा ब्यूरोक्रेसी आपका ख़राब है, ये है वो है, लेकिन देयर आर सम लूप होल्स कि उसको हमें एड्रेस करना होगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो साथ काम करेगा, तभी जो मुल्क है वो बेहतर होगा। जमाल रिसानी एज खुद पॉलिटिशियन आपने क्या किया है बलूचिस्तानी नौजवानों के लिए? देखिए जी, मैंने जैसे कहा कि 365 के ऐवान में नौजवानों के लिए बहुत कम लोग बोलते हैं और मैं उन कम लोगों में से एक हूँ। नंबर 1, लो लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं यूथ पॉलिसी का, जो कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम उसको लॉन्च करेंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। और बाकी जो फंड्स वगैरह हैं वो तो हर बंदा कर सकता है, लेकिन मेरा जो मैं समझता हूँ कि ख़ास बात यह है कि मैं टॉलरेट हूँ, मैं नौजवानों को इंगेज करता हूँ। ठीक है जी, मैं ख्वाह वो मुझसे नाराज़ भी कितना हो, जो भी कहें, मैं उनको सुनता हूँ और उनके जो छोटे छोटे काम हैं वो कोशिश करता हूँ कि एड्रेस हो, चाहे वो वफाक में हो या सूबे में हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें और भी करना होगा। PSDP अभी बजट फाइनलाइज हो रहा है, तो इसमें हमने कुछ अपने जो हैं आइडियाज़ दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, तो देखेंगे अगर उन पे अमल दरामद होती है या नहीं जी। बहुत शुक्रिया जमाल रिसानी हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू जी, इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बलूचिस्तान पल्स से मज़ीद अपडेट्स लेने के लिए देखते रहिए बलूचिस्तान पल्स।